नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एलडीसी के एग्जाम्स को टारगेट करके हम क्लास ले रहे हैं और उसमें राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसमें हमने प्रतिहारों को पढ़ लिया था, गुर्जर प्रतिहार कंप्लीट कर लिए थे और इसमें गोहिल वंश को पढ़ रहे थे। गोहिल वंश के अंदर लास्ट में हमने वहां तक पढ़ा था छेम सिंह तक, जहां तक रावल शाखा और राणा शाखा के रूप में कहीं ना कहीं गोहिल वंश की प्रारंभिक जो शाखाएं थी वो विभाजित होती हुई दिखाई दे रही थी। आज उसी क्लास को आगे करते हैं और आगे देखते हैं उसके बाद की क्या स्थिति बनती है। तो देखिएगा, जब हमने बात करी थी लास्ट क्लास के अंदर, तो हमने बात करी थी कि आपको पता ही है वीर सिंह के बाद शाखाओं में बदलाव हो गया था। तो एक शाखा बन गई थी जिसका नाम था रावल शाखा, और ये रावल शाखा किसके नेतृत्व में? छेम सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, दूसरी शाखा राणा शाखा। इसको ध्यान रखिएगा, राणा शाखा के अंदर आपको पता होना चाहिए कि यहां पर राहप आपको दिखाई देंगे कहीं ना कहीं इतिहास में। उसी कड़ी के अंदर आगे चल करके आप देखोगे अरी सिंह को, और अरी सिंह के बाद आप देखोगे किसको? हम्मीर को। तो पहले बात करें हम किसके बारे में? रावल शाखा के बारे में। रावल से हम किस पर जाएंगे? राणा शाखा पर। तो रावल शाखा में शाखा पर कौन था? छेम सिंह। छेम सिंह के बाद गद्दी पर इसके दो पुत्र थे। एक का नाम था, आपको इतिहास में पता है, सामंत सिंह। सामंत सिंह। तो सामंत सिंह नेक्स्ट शासक बनेगा किसके बाद? छेम सिंह के बाद। ध्यान रखिएगा, छेम सिंह के समय ये शाखा कहीं ना कहीं विभाजित हो रही है, और एक शाखा कौन सी हो गई? राणा शाखा या राहप जिसको कहते हैं, और दूसरी रावल शाखा छेम सिंह के द्वारा। छेम सिंह के बाद गद्दी पर इसका एक पुत्र सामंत सिंह है और दूसरा पुत्र है कुमार सिंह। इसको याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि सामंत सिंह गद्दी पर जब बैठा तो सामंत सिंह ने क्या काम किया कि सामंत सिंह ने अपनी सत्ता का प्रयोग किया और अपनी मेहनत से क्या किया कि कहीं ना कहीं गुजरात और उसके आसपास का जो मेवाड़ का क्षेत्र था उसको वापस प्राप्त करने की इसने कोशिश करी। एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेवाड़ का कहीं ना कहीं इसने विस्तार किया। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कहते हैं कि इसके बारे में एक जानकारी मिलती है कि इसने कहीं ना कहीं चौहानों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चौहानों के साथ वैवाहिक संबंध इसके द्वारा स्थापित किए गए। ठीक है, जब चौहानों के साथ इसके वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए तो ध्यान रखिएगा, चौहानों में भी आपस में कहीं ना कहीं दुश्मनियां चल रही थी। तो उसमें चौहानों के अंदर ध्यान रखिएगा, चौहानों का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान सेकंड। पृथ्वीराज चौहान सेकंड, और उसकी दुश्मनी थी कहीं ना कहीं किससे? कीतू से। कीतू कौन? जिसको आप पढ़ते हो कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान, ये दोनों आपस में क्या थे? दुश्मन थे। अब जब दुश्मन थे तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं सामंत सिंह चौहानों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सामंत सिंह दुश्मन हो गया किसका? कीर्तिपाल का दुश्मन हो गया। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि चौहानों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, पृथ्वीराज जो चौहान है उनके साथ वैवाहिक संबंधों की स्थिति बन रही है, और कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में दुश्मन है। तो इसका दुश्मन कहीं ना कहीं इसके दुश्मन के रूप में आपको दिखाई देगा सामंत सिंह। तो ये कीर्तिपाल जो है वो कहीं ना कहीं मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। और मेवाड़ पर जब आक्रमण करेगा तो सामंत सिंह कहीं ना कहीं मेवाड़ को छोड़ देगा। मेवाड़ को छोड़ करके सामंत सिंह कहां चला गया? वांगड़ चला गया।
वांगड़ का मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। यहां पर चला गया और यहां पर जाकर के सामंत सिंह ने गोहिलों की नई शाखा, गोहिलों की नई शाखा वांगड़ शाखा, किसमें, वांगड़ के अंदर नई शाखा को क्या कर दिया, इसने प्रारंभ कर दिया। यहां तक ये सामंत सिंह के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये तो मामला ठीक था, लेकिन अब कुमार सिंह को जब ये पता लगेगा भाई ऐसे तो मामला नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि भाई चला गया है और मेवाड़ पर कोई नहीं है, तो सिंपल सी बात है वो कहीं ना कहीं वापस पुनः प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो कहते हैं कि ये जो सामंत, ये कुमार सिंह है, कहते हैं कुमार सिंह सहायता लेगा। कहता है ये सहायता प्राप्त करेगा किससे, गुजरात के एक शासक हैं जिसका नाम है भीम सेकंड, भीम सेकंड, भीमदित्य। देखिए चालुक्य वंश का शासक हुआ करता है, ध्यान रखिएगा ये समय वही है कि इस तरफ एक तरफ तो चौहानों के शासक के रूप में पृथ्वीराज चौहान आपको दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कौन, गोरी। गोरी भी इसी समय कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, पहले गुजरात और आबू के माध्यम से, और फिर वो हरियाणा और पानीपत होता हुआ कहीं ना कहीं तराइन के मैदान में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये सब समय वही चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ये किस समय की बात चल रही है, जिस समय पृथ्वीराज चौहान तृतीय गद्दी पर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है या बैठने वाला है, उसको ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं जो आपके गोरी है वो कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये वही समय माना जाता है। उसी समय भीम सिंह सेकंड की से सहायता प्राप्त करेगा, और सहायता प्राप्त करके ये कहीं ना कहीं इस कीर्तिपाल जो है इसको कहीं ना कहीं पराजित कर देगा। ठीक है, अब जब कीर्तिपाल पराजित होगा तो कीर्तिपाल भी यहां से छोड़ करके चला जाएगा, और एक नई सोनगरा चौहानों की नई शाखा, जालोर के अंदर सोनगरा चौहानों की नई शाखा को क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। जालोर में सोनगरा चौहानों के नाम से एक नई शाखा को प्रारंभ करेगा, कौन, कीर्तिपाल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और कुमार सिंह कहीं ना कहीं इनकी सहायता से क्या प्राप्त करेगा, गद्दी प्राप्त करेगा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कुमार सिंह के बाद बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कुमार सिंह के बाद गद्दी पर बैठता है, कुमार सिंह के बाद गद्दी पर बैठेगा एक शासक जिसका नाम है जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह के बारे में कहा जाता है एक महान शासक। ध्यान रखिएगा, जेत्र सिंह के बारे में एक महान शासक माना जाता है। कहते हैं इस समय दिल्ली की गद्दी पर कहीं ना कहीं गुलाम वंश का शासन हुआ करता था, और गुलाम वंश के शासन के रूप में आप देखोगे कहीं ना कहीं कि इसने उन गुलाम वंश के शासकों को पराजित करता हुआ दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा जेत्र सिंह की जानकारी एक अभिलेख से मिलती है जिसका नाम है चिरवा अभिलेख। चिरवा अभिलेख से कहीं ना कहीं जानकारी देखने को मिलती है, और कहते हैं चिरवा अभिलेख में इसको बड़ा ही प्रतापी और महान शासक बताया गया। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी जेत्र सिंह के बारे में याद रखना है कि दिल्ली में उस समय कौन है, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं गुलाम वंश का शासन है, गुलाम वंश। और गुलाम वंश के शासन के तौर पर वहां पर गद्दी पर बैठा है कौन, इल्तुतमिश। ये जानकारी भी आपको एग्जाम की दृष्टि से होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इल्तुतमिश की और जेत्र सिंह की कहीं ना कहीं आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के बीच में कहते हैं लगभग 1227 ईस्वी में, किसमें, 1227 ईस्वी में एक लड़ाई हुई जिसे भूताला का युद्ध कहा जाता है। भूताला का युद्ध कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कहते हैं कि इस भूताला का युद्ध जो हुआ था इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के मध्य, और कहते हैं इसमें इल्तुतमिश की पराजय हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा कहते हैं कहीं ना कहीं बाद में इल्तुतमिश के बाद नया शासक बनता है नसीरुद्दीन, नेक्स्ट जो शासक बनेगा, कहते हैं उसने भी कहीं ना कहीं मेवाड़ पर आक्रमण करने की कोशिश करी, और वो भी कहीं ना कहीं क्या हुआ, पराजित हुआ। तो एक चीज समझिएगा,
दिल्ली में गुलाम वंश है, लेकिन गुलाम वंश में के सामने एक महान और पराक्रमी और बहादुर शासक के तौर पर जाना जाता है किसको? जेत्र सिंह को, जिसने दिल्ली के गुलाम वंश के शासकों को क्या किया? पराजित किया। ये जानकारी आपको जेत्र सिंह के बारे में होनी चाहिए। दूसरी, जेत्र सिंह के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, एक इतिहासकार हैं दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कहा है कि इसका जो कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं मध्यकाल का स्वर्णकाल माना जाता है। आप सोचकर देखिएगा, स्वर्णकाल की बात की जा रही है किसके द्वारा, इसको दिमाग में रखिएगा। दूसरा कहते हैं कि एक चीज और ध्यान रखिएगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इसने वही बात करी जो बात मैं आपको कह रहा हूं। दिल्ली के गुलाम वंश के सामने सबसे प्रतापी और बलवान शासक था कौन? जेत्र सिंह। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के गुलाम वंश के सामने प्रतापी और बलवान शासक, शक्तिशाली शासक, कौन सा? शक्तिशाली शासक के तौर पर आप जानते हो किसको? जेत्र सिंह को। ये इतिहास में आपको देखने को मिलता है। अब जेत्र सिंह के समय जब ये लड़ाई हुई थी तो इस समय कहते हैं कि इन्होंने जो भी राजधानी थी उस राजधानी को पूर्ण रूप से क्या कर दिया? जला दिया, तहस नहस कर दिया, क्योंकि जीत तो पाए नहीं। जब जीत नहीं पाए तो जो कुछ भी मिला उसको बिगाड़ दिया, सारों को आग लगा दी। तो कहते हैं इसके बाद जेत्र सिंह ने नई राजधानी बनाई, चित्तौड़गढ़। कौन सी? चित्तौड़गढ़। तो ध्यान रखिएगा, गुहिलों की लगातार राजधानी का विस्तार होता जा रहा है। शुरुआत में आपने देखा नागदा को, किसको? नागदा। नागदा के बाद आप देखते हो किसको? आहड़ को। और आहड़ के बाद आप देखते हो चित्तौड़ को। चित्तौड़ के बाद एक समय देखोगे आप उदयपुर को। उदयपुर के बाद एक समय आप देखोगे चावंड को। किसको? चावंड भी आप देखने को मिलेगी कुछ समय के लिए। समझ में आ गया? और फिर वापस कहीं ना कहीं उदयपुर राजधानी के रूप में आपको दिखाई देगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए किसके समय? जेत्र सिंह के समय। जेत्र सिंह के समय एक चीज और याद रखिएगा, जो लड़ाई हुई थी कौन सी? भूताला का युद्ध। उस समय जेत्र सिंह के, किसके? ध्यान रखिएगा, जेत्र सिंह के सेनापति हुआ करते थे दो व्यक्ति, इसको ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है बालक और मदन। बालक और मदन इसके सेनापति के रूप में होते थे। और इधर कहते हैं जलालुद्दीन खवास, और कहते हैं जलालुद्दीन को या खवास खां को इन्होंने पराजित भी किया था। तो ये भी ध्यान आपको थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से रखना है। तो ये जानकारी थी किसके बारे में? जेत्र सिंह के बारे में। जेत्र सिंह के बाद फिर नेक्स्ट शासक जो गद्दी पर बैठता है आपको पता ही है, तेज सिंह। कौन सा? तेज सिंह। तेज सिंह के बारे में जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के अंदर, किसके अंदर? मेवाड़ के अंदर पहली बार चित्र लिखित एक ग्रंथ देखने को मिलता है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कमल चंद्र के द्वारा ये नाटक आपको दिखाई, ये हस्तलिखित ग्रंथ आपको कहीं ना कहीं दिखाई देता है। चित्रित ग्रंथ, कौन सा? चित्रित ग्रंथ आप इसको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट शासक के तौर पर आप देखोगे किसको? तेज सिंह को। किसको? तेज सिंह। जेत्र सिंह के बाद शासक कौन बन रहा है? तेज सिंह बन रहा है। तेज सिंह के समय जमन देखिए कि इसकी जो रानी है, इसकी रानी के द्वारा एक मंदिर बनाया गया, श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया गया इसकी रानी के द्वारा। ठीक है, एक चीज तो यह रखनी है। दूसरी, तेज सिंह के समय एक चीज और याद रखिएगा, मैंने आपको कहा कहीं ना कहीं कमल चंद्र के द्वारा लगभग समय मान लीजिए 1260 ईस्वी के आसपास एक ग्रंथ लिखा गया था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये चित्रित ग्रंथ है और कहते हैं ये मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ इसको माना जाता है। ये तेज सिंह के बारे में। तेज सिंह के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनकी उपाधि के बारे में कहा जाता है परम भट्टारक।
परमेश्वर जैसी कहीं ना कहीं उपाधियां धारण करी थी किसने? तेज सिंह ने। तेज सिंह के बारे में इतना ही आपको याद होना चाहिए। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? इसके बाद गद्दी पर बैठेगा एक इंपॉर्टेंट शासक जिसका नाम है समर सिंह। कौन सा? नेक्स्ट शासक कौन है? समर सिंह आपको दिखाई देगा। अब समर सिंह के समय में क्या जानकारी मिलती है? तो समर सिंह के समय में एक जानकारी मिलती है कि इस समय दिल्ली की गद्दी पर सत्ता बदल चुकी है और कहीं ना कहीं आप अलाउद्दीन को देखोगे। किसको? अलाउद्दीन को कहीं ना कहीं आप दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ देखोगे। तो अलाउद्दीन क्या करेगा कि अलाउद्दीन कहीं ना कहीं गुजरात का अभियान करेगा, और जब गुजरात का अभियान करेगा तो उसकी जो सेना है वो कहीं ना कहीं मेवाड़ के माध्यम से होती हुई जाएगी। तो जब ये सेना जाएगी तो इस सेना के से जो रास्ते में फसलें खराब होती है, क्षेत्र खराब होता है, उनके बदले में कहीं ना कहीं ये टैक्स लेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसने कहीं ना कहीं कर लिया किससे? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से, जो कहां जा रही थी? जिसने गुजरात अभियान करना था। कौन सा? गुजरात अभियान। तो कहीं ना कहीं संबंध खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं किसके साथ? दिल्ली के साथ, क्योंकि दिल्ली की सत्ता बदल चुकी है। अब एक ताकतवर शासक कहीं ना कहीं दिल्ली की गद्दी पर बैठा है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो आप अंदाजा इसकी जानकारी रखिएगा कि ये जानकारी आपको जरूर आगे काम आएगी, ध्यान रखिएगा। और ये जानकारी मिलती कहां से है? तो ध्यान रखिएगा, एक इतिहासकार हैं जीन प्रबत सूरी, जैन हैं, जिनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया तीर्थकल्प। उस तीर्थकल्प जो बुक लिखी गई, उस बुक के अंदर ही कहीं ना कहीं ये जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, या अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उससे टैक्स लिया। किसने? समर सिंह के द्वारा इससे टैक्स लिया गया। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी जानकारी रखनी है कि समर सिंह के समय, किसके? समर सिंह के समय ध्यान रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण इसके दरबारी हुआ करते थे। पदम सिंह, केलन जैसे इसके दरबारी हुआ करते थे। इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये समर सिंह था। कौन सा? अब समर सिंह के बाद आपको पता ही है रतन सिंह गद्दी पर बैठेगा, लेकिन रतन सिंह से पहले एक ध्यान रखिएगा, इस समर सिंह के दो पुत्र थे। किसके? समर सिंह के दो पुत्र। एक पुत्र को आप जानते हो जिसका नाम है रतन सिंह, और दूसरा पुत्र है जिसका नाम है कर्ण। अब नेक्स्ट शासक कौन बनेगा? पहले तो ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट शासक के तौर पर है कौन है? रतन सिंह। और जो कर्ण है वो कहीं ना कहीं नेपाल चला जाएगा। अब नेपाल के अंदर शाखा को, नेपाल क्यों गया? तो आपको पता ही है एकलिंगनाथ जी, बप्पा रावल या कालभोज देखोगे जिन्होंने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण जो करवाया था पाशुपतिनाथ संप्रदाय का वो माना जाता है। लाकुलिस उसके कहीं ना कहीं संस्थापक के तौर पर माने जाते हैं। तो उसकी प्रधान जो मुख्य पीठ आपको दिखाई देते हैं, प्रधान मुख्य मंदिर, वो नेपाल के अंदर ये पाशुपतिनाथ। और आपको पता है ये सब अपने आप को कहीं ना कहीं उनका दीवान मानते हैं और कहते हैं मेवाड़ के शासक के तौर पर कहीं ना कहीं एकलिंगनाथ जी को ही मानते हैं। तो नेपाल चला जाएगा और नेपाल में जाकर के वहीं पर ही अपनी नई शाखा क्या करेगा? प्रारंभ करेगा। और यहां पर मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठेगा? रतन सिंह बैठेगा। और रतन सिंह आपको पता ही है, रतन सिंह के समय एक मेवाड़ के इतिहास का पहला साका या जौहर कह सकते हो जिसको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर पूरी की पूरी राजस्थान की कहीं ना कहीं इतिहास और कल्चर एक साथ आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर एक बड़ा पराक्रमी लड़ाई होगी और जिसमें दो महत्वपूर्ण सेनापति गोरा और बादल कहीं ना कहीं लड़ते हुए शहीद होंगे। और कहीं ना कहीं पद्मिनी अपनी अस्मिता के लिए, मेवाड़ की रानियों के लिए से एक साथ कहीं ना कहीं शौर्य और बलिदान के रूप में अपने प्राणों का कहीं ना कहीं त्याग करेगी, जिसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। तो वो शुरुआत होगी यहाँ रतन सिंह से। तो हम रतन सिंह पर बात करेंगे। यहां तक हमने लगभग सारों की सारी बात कर ली थी। दोबारा से एक बार देख लीजिएगा चीजों को। हमने बात करी थी रावल शाखा से। रावल शाखा में मैंने कहा रावल शाखा से पहले हम छेम सिंह को, वीर सिंह को पढ़ चुके थे। छेम सिंह उसके बाद शासक बनता है और छेम सिंह के शासक बनने के बाद ये शाखा कहीं ना कहीं जो शासक बनेगा, ये शाखा कहीं ना कहीं बदल जाती है एक सामंत सिंह के रूप में और राहत राणा शाखा।
इसी राणा शाखा में आगे चल करके आप देखोगे कि इसको हमीर को अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम यहीं से कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको देखिएगा। उसके बाद जेतर सिंह गद्दी पर बैठेगा। जेतर सिंह के समय एक महत्वपूर्ण लड़ाई आपको याद रखनी है, भूताला की लड़ाई। उसके बाद गद्दी पर बैठेगा कौन? तेज सिंह। तेज सिंह के समय दो चीजें आपको याद रखनी है, एक मंदिर का निर्माण इनकी महारानी के द्वारा, रानी के द्वारा करवाया गया, और एक कहीं ना कहीं चित्रित ग्रंथ लिखा गया। उसके बाद समर सिंह, और समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कहीं ना कहीं टैक्स वसूल करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके दो पुत्र हैं, एक रतन सिंह और एक कर्ण। कर्ण चला गया नेपाल में, और कहीं ना कहीं रतन सिंह जो है, रतन सिंह ही कहीं ना कहीं मेवाड़ का नेक्स्ट शासक बनेगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस संघर्ष को अच्छे से देखेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? ये कंटेंट आपके लिए अच्छा उपयोगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।